कार्यक्रम। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि केलसांग वांगडू उस गुफा के बाहर पहुंचता है जहां पर दोरजी रहता था। जामगन गोनबो दोरजी को उसके चिता पर बिठाकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करता है। केलसांग वांगडू जामगन गोनबो को इस बात के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन दोरजी का मुड़ा हुआ सिर देखकर केलसांग वांगडू कुछ नाराज हो जाता है। जामगन गोनबो उसे समझाते हुए यह कहता है कि आज के बाद वह दोरजी के लिए अपने बाल कभी भी नहीं काटेगा। इस बात से केलसांग वांगडू अनायास ही रोने लगता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। चिता में आग कब लगाई जाएगी? केलसांग ने पूछा। क्या तुम आगजनी करने वाला बनने की हड़बड़ी में हो? अगर तुम उस आग को जला दो तो यह तुम्हारी किस्मत है, तुम एक दूसरे दोरजी हो जाओगे। केलसांग ने सिर हिलाया। जंगल की आग आएगी, उसे आना ही है, जामगन गोनबो ने कहा। आग जब यहाँ तक आएगी तो समूचा जंगल दोरजी की चिता बन जाएगा। क्या तुमने आज तक किसी को इतने शानदार ढंग से दुनिया से विदा होते देखा है? केलसांग को अचानक अपनी आंतड़ियों में ईर्ष्या की ऐंठन का एहसास हुआ। उसने कल्पना की कि शांत मुद्रा में तना हुआ दोरजी बैठा है, जबकि उसके चारों ओर जंगल अपने अट्टहास के बीच चल रहा है। उसे पक्का यकीन था कि दोरजी आकाश के किसी कोने से पीछे छोड़े गए खाल के अपने थैले को देख रहा है और अपने आप में क्रमशः विलीन हो रहा है, जबकि लपटें जयकार करते हुए आकाश में ऊंची और ऊंची होती जा रही हैं। इसके बाद शीतल और धूसर चांद उगेगा, हवा अपनी गति पकड़ेगी और एक मनुष्य इस पृथ्वी से विदा हो जाएगा अपने हर अंतिम निशान के साथ। केलसांग वांगडू और जामगन गोनबो ने चिता के चारों ओर कई बार परिक्रमा की। फिर दोनों ने अपनी हथेलियों को अपने सीने के सामने जोड़कर नमन किया। इस प्रकार उन्होंने दोरजी को अंतिम विदाई दी। जामगन गोनबो पिछले कुछ वर्षों से हल्का लंगड़ा कर चलता था, लेकिन अभी जब दोनों लोग गांव की ओर बढ़े तो उसकी चाल में असाधारण फुर्ती दिखाई दे रही थी। जामगन गोनबो ने केलसांग की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें फौरन ओल्ड वे के पास जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि तुमने फरार अपराधी को ढूंढ लिया है। केलसांग को भी अपने पांव में तेजी का एहसास हुआ, लेकिन वह तो पहले ही मर चुका था। जामगन गोनबो रुका, उसका चेहरा फिर गंभीर हुआ और उसने कहा, अगर तुमने ऐसा किया जैसा मैं कह रहा हूँ तो हो सकता है कि तुम्हें वे तुम्हारा पद बहाल कर दे। केलसांग हंसने लगा, लेकिन मैं समझता था कि तुम सारे लोग मुझसे नफरत करते हो। देखो, पहले कई मौकों पर तुम्हारा व्यवहार सचमुच तंग करने वाला था, लेकिन यह मेरा मानना है और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि हो सकता है कि तुम महान नेता न हो, लेकिन जब सुओपो के साथ तुम्हें रख कर देखा जाए तो दोनों में तुम कम बुरे पाए जाओगे। लौटते समय रास्ते भर वे सड़क की बगल से बह रही नदी को देखते जा रहे थे, जो उफान मार रही थी और मिट्टी की वजह से गंदी और भूरापन लिए दिख रही थी। वसंत अभी भी था, लेकिन नदी को देखने से लगता था जैसे ग्रीष्म ऋतु आ गई हो। दरअसल जंगल की आग की वजह से पहाड़ पर जमी बर्फ अपेक्षाकृत तेजी से पिघल रही थी, लेकिन दोनों ने चलते हुए महसूस किया कि उनकी पीठ पर पड़ने वाली गर्म हवा अचानक अपनी तपिश खोने लगी थी और ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरों को सहला रहे थे। हवा ने एक बार फिर अपनी दिशा बदल दी थी। अब यह बर्फ से ढकी चोटियों से नीचे आ रही थी और आग के बढ़ने के रास्ते को रोकते हुए उसे धीमी होने को और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने के उसके इरादे पर पुनर्विचार करने को उसे मजबूर कर रही थी।
सेमचो झील के ऊपर पहाड़ के ऊपरी हिस्से में देवदार का जो जंगल था वह अपेक्षाकृत कम घना था। यहाँ के पेड़ों के तने भी उतने मोटे और मजबूत नहीं थे जितने निचले हिस्से के ड्रैगन स्प्रूस, हेमलॉक, ओक, ट्यूलिप और विलो के पेड़ों के तने थे। ऊपर देवदार के पेड़ों के बीच अजालिया के ढेर सारे पौधे बिखरे हुए थे। इन पेड़ों की जो प्रकृति थी उसे देखते हुए इन्हें काटना ज्यादा आसान था। हवा का बहाव आधा दिन तक ही रहा और झील के ऊपरी हिस्से के पेड़ों की सफाई के लिए इतना समय काफी था। कम से कम यही वह जगह थी जहां आग रोकने वाले क्षेत्र के बनाने का काम पूरा हो चुका था। कमांड सेंटर को अब चिंता की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि झील से नीचे जंगल की अभी भी कुछ चौड़ी पट्टियां मौजूद थी। सारी योजना कुछ इस तरह बनाई गई। झील के एक सिरे और चट्टान के दूसरे सिरे के बीच मोटे तौर पर 7-8 कदम की दूरी पर एक पुष्टा था जहां एक सुरंग जैसी गुफा का निर्माण किया जा सकता था जो झील से नीचे होती हुई चट्टानों तक जाती। इसके बाद इस सुरंग में विस्फोटकों को रखा जाना था और यहाँ से एक लंबा फ्यूज वायर चट्टान तक जाना था। आग के यहाँ पहुँचने के समय मशीन को सक्रिय कर दिया जाता जिससे झील का समूचा पानी अपने तटबंध को तोड़कर बाहर आ जाता। इस प्रकार सारी योजना को समय से एक सफल अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था। हवा का एक नया झोंका आया और उसने आसमान में घिरे धुएं के बादलों को और बादलों से दूर कर दिया। इसके बाद सूरज की गर्म किरणें नीचे कमांड सेंटर तक पहुंचने लगी। दल के सभी सदस्य धूप में बैठकर कुछ खा रहे थे, चाय पी रहे थे और गपशप में लगी थी। बीच बीच में कोई खड़ा होकर दूर जल रही आग को देख लेता। बहुत सारे लोग थे जो अफसोस में ठंडी आहें भर रहे थे। सबको यही उत्सुकता थी कि जंगल की आग को जो कुछ करना है वह जल्दी करे ताकि इस शापित जगह से विदा हो सके। नीली वर्दी वाला इंजीनियर औरों की तुलना में कुछ ज्यादा ही अपने को उन्मुक्त महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि वह केवल जांघिया पहनकर और हाथ में साबुन लेकर झील के अंदर उतर गया। पानी इतना ठंडा था कि उसे कंपकपी होने लगी, लेकिन जब भी उसे ठंड महसूस होती वह खड़ा हो जाता और डुबकी लगाने से पहले कुछ देर तक धूप से गर्मी लेता रहता। लेकिन इस समूचे माहौल में ऐसे 2 लोग भी थे जो इस खुशी का आनंद नहीं ले रहे थे। इनमें से एक सुओपो था। उसने इस बात का लंबे समय से अभ्यास कर रखा था कि कैसे खुद को हर समय महत्वपूर्ण दिखाया जाए। अब इससे कोई मतलब नहीं कि इस दिखावे के लिए कौन सी जगह हो या कौन सा समय हो। उसे पता था कि जंगल की आग से पैदा खतरा जब समाप्त हो जाएगा तो उसकी बहुत जरूरत भी नहीं होगी। इसके बाद बाहर से आए लोगों के लिए उसका कोई महत्व नहीं होगा। मिशन का कमांडर सुओपो के पास पहुंचा और उसके कंधे को थपथपाया। वह इस नौजवान के जिम्मे एक और काम सौंपना चाहता था। हमारी चिंता के कुछ और विषय हैं और मैं समझता हूँ कि तुम इसमें मददगार साबित होगे। मैं यह बात तुम्हारे गांव के लोगों के बारे में कह रहा हूँ। तुम उन्हें मनमाने ढंग से काम करने के लिए नहीं छोड़ सकते। उन्हें तुम्हारे नेतृत्व की जरूरत है। गांव से जो लोग पहाड़ तक आए थे उन्होंने पहले से ही खाने पीने के सामानों से अपना पेट भर लिया था और अब बड़ी बेशर्मी से खुलेआम उन सामानों को इकट्ठा करने में लगे थे। ऐसा कैसे हुआ कि गांव के सामान्य लोग इतने लालची हो गए? जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर खाने का जो सामान उन्होंने अपने अपने घरों में पहुंचाया था उससे वे संतुष्ट नहीं थे और वहां अभी भी जो चीजें मौजूद थी उसको अपने ढीले ढाले तिब्बती गांव के अंदर छिपाने में लगे थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था कि ये तिब्बती लोग किस तरह अपने कपड़ों के अंदर बड़े पैमाने पर तरह तरह के सामान छिपा रहे थे। छोटी मूठ वाली कुल्हाड़ियाँ, आरी, रेती, टॉर्च, लालटेन, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि। गांव के कई लोगों ने तो इतना सारा सामान चुरा लिया था कि वे हिल-डुल भी नहीं सकते थे। वे जहाँ थे वहीं बैठकर चुपचाप चारों तरफ देखते और मूर्खों की तरह हंसते रहते। एक दुस्साहसी ग्रामीण ने जब देखा कि तंबू के आसपास कोई पहरा नहीं है तो वह अंदर चला गया और उसने टेलीफोन सेट को ही अपने लबादे के अंदर छिपा लिया। जैसे ही वह तंबू से बाहर निकल रहा था टेलीफोन की घंटी बज गई और वहां मौजूद लोग
बेतहाशा हंसने लगे। उस व्यक्ति ने अपने लबादे से टेलीफोन को निकाला, नीचे जमीन पर रखा और बड़ी सावधानी से उसे देखने लगा। इसी दौरान कोई अंदर आया और उसने इस व्यक्ति को धक्के देकर बाहर निकाला। एक और ग्रामीण ने सोचा कि थोड़ा मजाक किया जाए। नीली वर्दी वाला इंजीनियर मस्त होकर कुछ गुनगुनाते हुए झील में नहाने के बाद जब बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके कपड़े वहां से गायब थे। वह परेशान हाल में इधर उधर देखता रहा और गांव वाले ठहाका लगाते रहे। इन सब कामों में सुओपो ने एकदम हिस्सा नहीं लिया। दरअसल वह बेहद गुस्से में था और गुस्से से कांपते होठों से उसने कहा, ओहो, यह कितना अपमानजनक है, कितना अपमानजनक। उसने कहा कि गरीब और निम्न मध्य वर्ग के किसानों ने अपनी बेइज्जती करवाई है और मजदूर वर्ग के सामने सबका सिर नीचे किया है। इसके साथ ही उसने पहले ही इंजन को माफ कर दिया था और अब वह चुलबुली लड़की उसके पीछे पीछे चल रही थी और उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। वैसे तो उसने भी सारी घटनाओं से दुख महसूस किया था, लेकिन सुओपो की हाँ में हाँ मिलाने के चक्कर में उसके भी मुंह से निकला, सचमुच कितना अपमानजनक है। अचानक उसकी निगाह नीली वर्दी वाले की तरफ गई, जो झील के किनारे पड़े अपने कपड़ों को ढूंढने में लगा था। वहां मौजूद सभी लोग हंस रहे थे और ऐसा लगता था कि कोई उन कपड़ों को लौटाने के लिए तैयार नहीं है। इंजी ने जब यह देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उधर नीली वर्दी वाला बहुत परेशान नजर आ रहा था। ओल्डवे तथा उसके साथ के कुछ अन्य लोग सचमुच इस इंजीनियर को पसंद करते थे। हालांकि यही वह व्यक्ति भी था जिसने झील को उड़ाने की योजना तैयार की थी। ओल्डवे और उसके साथियों के अलावा वहां मौजूद दूसरे लोग इस बात से खुश थे कि अपने को चालाक और कुशल रणनीतिकार समझने वाले इस इंजीनियर को अब पता चल रहा है कि कैसे रहना चाहिए। ठंड बहुत ज्यादा थी और शरीर को गर्मी पहुंचाने के प्रयास में वह लगातार उछलता रहा और फिर चट्टान के एक तीखे टुकड़े से उसका पैर कट गया। उसने झुककर अपने घाव को देखा जो काफी लंबा था। जब उसने उंगली उठाई तो उसमें उसे खून दिखाई पड़ा और वह चीख पड़ा। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। अभी कुछ ही क्षण पहले उसे एक हीरो का दर्जा प्राप्त था और अपने व्यवहार में भी वह काफी गंभीर नजर आ रहा था, लेकिन अब किसी बच्चे की तरह डरा सहमा दिखाई दे रहा था। उसकी यह हालत देखकर इंजन को उस पर दया आ गई और उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने वहां खड़े एक व्यक्ति से उसका ओवरकोट खींचकर निकाला और नीली वर्दी वाले के पास दौड़ती हुई पहुंची। अपनी दोनों बाहों से ओवरकोट को फैलाते हुए उसने ठंड में कांप रहे उस इंजीनियर के चारों तरफ लपेट दिया। वह लगातार उसे दिलासा देते हुए कह रही थी, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा बच्चा उसकी बाहों में पनाह दे रहा हो। फिर उसे अपने पीछे तेज आवाज में लोगों का हंसना सुनाई दिया। उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि उससे एक और गलती हो गई। अकारण ही उसके अंदर प्यार की एक तरंग उठी और उस तरंग ने उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे वह फिर शर्मनाक स्थिति में पहुंच गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी समझ में आया कि उसने जो कुछ किया है उससे सचमुच उसका मान घटा है। दरअसल कद में वह बहुत छोटी थी और जब उसने ओवरकोट को फैलाकर उस इंजीनियर के गिर्द लपेटा तो इंजन की ऊंचाई बस उसकी कमर तक ही पहुंच रही थी। यह एक अजीब और गरीब स्थिति थी। कुछ क्षण तक हक्का बक्का रहने के बाद नीली वर्दी वाले ने तेजी से धक्का देकर उसे खुद से दूर किया। उसने ओवरकोट ले लिया और लंबे कदमों से तंबू की ओर बढ़ा। उसका आत्मविश्वास फिर आ गया था। डॉक्टर, उसने चीखते हुए आवाज दी। तुरंत ही एक डॉक्टर आया। उसने उसके घाव पर एंटीसेप्टिक दवा लगाने के बाद एक सफेद पट्टी से उसके घाव को बांध दिया। जिस समय इसका इलाज चल रहा था वह एकदम तन कर बैठा हुआ था।
लेकिन उसकी निगाहें भीड़ के ऊपर से होती हुई दूर तक जा रही थी और कुछ ढूंढ रही थी। इंजन इस कदर शर्म महसूस कर रही थी कि उस स्थान से उठने का उसे साहस ही नहीं हो रहा था। लिहाजा सबकी नजरों से बचती हुई वह झील के किनारे ही सिकड़े गुमसुम बैठी रही। सुओपो कुछ बोल नहीं सका, वह गुस्से से आग बबूला था। इसी बीच चांग लोबजांग सुओपो की ओर बढ़ा। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि उसने भी अपने लबादे के अंदर लूट का बहुत सारा सामान छिपा रखा था। उसने सुओपो से कहा, तुम इस टीम के लीडर हो और तुम्हें चाहिए कि यहाँ जो औरतें मौजूद हैं वे वापस गांव चली जाएं। यह एक साफ सुथरी और पवित्र झील है और यहाँ औरतों की कोई जरूरत नहीं है। सुओपो ने गुस्से और चेतावनी के अंदाज में चांग लोबजांग के चेहरे के सामने अपनी उंगली तानते हुए कहा, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम अभी भी पवित्र झील वाली बेहुदा बातें कर रहे हो। उन लोगों की निगाह में यह झील पवित्र नहीं है और इसलिए वे लोग उसे बारूद से उड़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी निगाह में यह अभी भी एक पवित्र झील है और हम यहाँ औरतों की मौजूदगी से इसे गंदा नहीं होने देंगे। इसलिए अच्छा हो कि तुम इन लोगों को यहाँ से भगा दो। ठीक है, सुओपो ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, वे यहाँ से चली जाएंगी। वैसे भी उनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए तो झील के पास ज्यादा औरतें नहीं थी और जैसे ही सुओपो ने ये बातें कही वहाँ हल्की सी हलचल मच गई। किसी ने इंजन की बाह पकड़ी और उसे खींचते हुए झील से थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दिया। कुछ क्षणों के अंदर सारी औरतें वहां से रवाना हो गई और जंगल में जाकर ओझल हो गई। इसके बाद इंजन की सुबकियों की तेज आवाज सुनाई देने लगी। इंजन के रोने की आवाज सुनकर सबका ध्यान उस तरफ गया और नीली वर्दी वाले का चेहरा सफेद पड़ गया। सुओपो को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बोरे के अंदर की सारी हवा निकाल दी गई हो और वह लुंज पुंज हो गया हो। इंजन की सुबकियों में दुख और निराशा का जो भाव था उससे हर आदमी सकते में आ गया था। रोने की आवाज खत्म होने के बाद दूर पेड़ों के बीच से खूबसूरत और दर्द भरी आवाज में गाने के बोल सुनाई देने लगे। मैंने गाया तुम्हारे लिए प्यार का गीत, लेकिन तुमने केवल दिए शार। मैंने लाई तुम्हारे लिए अच्छी शराबें, लेकिन तुमने लिया नहीं स्वाद। मेरे दिल ने संजोए तुम्हारे लिए फूल, लेकिन तुमने मुझे दिए महज कांटे जो चुभते रहे लगातार। दोपहर ढल चुकी थी और ढलते हुए सूरज की रोशनी झील पर पड़ रही थी, जबकि हवा झील के पानी में कंपन पैदा कर रही थी। हर व्यक्ति की आंखों में सुनहरा प्रकाश भर गया। इंजन के गीत को सुनकर ओल्ड वेई ने गहरी सांस ली। सुओपो उठ खड़ा हुआ और बड़े अर्थपूर्ण ढंग से नीली वर्दी वाले इंजीनियर की ओर बढ़ा। उसकी मुट्ठियां अपने बेल्ट में फंसे चाकू के मूठ पर कसी थी और नीली वर्दी वाला हकलाते हुए कह रहा था, मुझे भला कैसे पता चलता कि वह मुझसे इतना प्यार करती है। अगर मुझे शुरू में ही यह पता चल जाता तो मैं उससे किसी तरह का संबंध ही नहीं रखता। ओल्ड वेई दौड़ता हुआ पहुंचा और उसने कसकर सुओपो को कमर से पकड़ लिया और फिर उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहने लगा। वैसे तो वह बहुत धीमी आवाज में कह रहा था, लेकिन उसे बाहर सुना जा सकता था। तुम ऐसे महत्वपूर्ण समय इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपने भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है? ओल्ड वेई की इस हिदायत ने काम किया और सुओपो के अंदर का तनाव तुरंत कम हो गया। ओल्ड वेई अब कमांडर की तरह मुखातिब हुआ और उसने कहा, इस तरह के व्यवहार से न केवल तिब्बतियों और हान लोगों के बीच बल्कि मजदूरों और किसानों के बीच के संबंधों को गहरी चोट पहुंचती है। कमांडर ने आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, निश्चित तौर पर यह हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के रीति रिवाजों का जबरदस्त उल्लंघन है। सबको अपने व्यवहार की गहराई से जांच और आत्मालोचना करनी चाहिए। बात अब इस सीमा तक बढ़ गई थी कि नीली वर्दी वाले को लगा कि उसे उस शर्म से छुटकारा मिल गया है जिसमें वह अब तक डूबा हुआ था। उसे
अंदर से हल्का महसूस हुआ और कमांडर को उसने बेहद चिकनी चुपड़ी और चाटुकारिता भरी आवाज में जवाब दिया, जी हाँ, मैं अपनी जांच करूंगा। मैं अपनी गहराई के साथ आलोचना करूंगा। पहाड़ की ओर से आ रही दिन के तीसरे पहर की हवा में थोड़ी ठंड थी, जिसने कमांडर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। हमने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जंगल की आग हो सकता है अंधेरा होने से पहले यहाँ तक पहुँच जाए, उसने कहा। उन लोगों के पास अधिक से अधिक 3 घंटे का समय था और इसके बाद अंधेरा हो जाता। इस बीच आग अब पहले की तरह न तो विध्वंसकारी लग रही थी और न उसमें उतनी तेजी ही दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे पहाड़ की दूसरी ओर चट्टानों के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ रही थी। इस रफ्तार से देखें तो आधी रात तक उसके यहाँ पहुंच जाने की आशंका थी। ऑल्डवे ने टिप्पणी की, अब आप इससे डर रहे होते हैं तो यह तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन जब सारी तैयारियां पूरी कर लेते हैं तो इसकी रफ्तार भी कम हो जाती है। यह अपने हिसाब से आगे बढ़ने लगते हैं। नीली वर्दी वाला इंजीनियर गुफा का और उसमें रखे जाने वाले विस्फोटकों का तथा उनसे लगने वाले फ्यूज की जांच कर रहा था। उसने भी अपनी टिप्पणी की, दरअसल अगर यह रात के समय यहाँ पहुँचती है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना ही फर्क पड़ेगा कि हम वह अनुपम दृश्य नहीं देख पाएंगे जब झील अपने तटबंधों को तोड़कर सारा पानी बाहर फेंक देगी। अभी तक वह चुप्पी साधे हुए था, लेकिन अब लगातार बकबक किए जा रहा था। पहाड़ की इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा कम था और लगातार बोलते रहने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके फेफड़ों को उतना ईंधन नहीं मिल पा रहा है जिससे वह अब और बोल सके। वैसे वह अभी भी चुप होना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि इसी तरह लगातार बोलते हुए उस शर्म को और कम कर दे जो इंजन की वजह से उसे भुगतनी पड़ी थी। वह सब कुछ भुला देना चाहता था। इंजन के दर्द भरे गीत के शब्दों को वह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इतना तो उसकी भी समझ में आ रहा था कि उस गीत में एक निराशा और उदासी का भाव था। मेरे दिल ने संजोई तुम्हारे लिए फूल, लेकिन तुमने मुझे दिए महज कांटे जो चुभते रहे लगातार। इन शब्दों को वह नहीं समझ सका, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि इन शब्दों ने उसके दिल में छुरा भोंक दिया है। वह बार बार अपने खास अंदाज में इन लाइनों को दोहरा रहा था। कुछ देर तक लोग उसे झेलते रहे, लेकिन बाद में वह अकेला पड़ गया। बेशक एक भला आदमी होने के नाते ऑल्ड्रे लगातार उसके साथ खड़ा रहा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी खोखला पहाड़ बस यहीं तक, लेकिन अगले अंक में भी हमारी यह कहानी जारी रहेगी। अभी आप सुन रहे हैं तिब्बती गायिका फर्मा की आवाज में तिब्बती गीत जिसका नाम है जन्मभूमि का प्यार। इस गीत में पठारी मैदानों के प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्य, तिब्बती लोगों की नेकदिली और भलाई तथा जन्मभूमि के प्रति उनके गहरे प्यार को अभिव्यक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। नमस्कार, बाय बाय, जय सिया।